आपके साथ आस्था कौशिक। दूसरे चरण का रण, सियासी वार पलटवार, गन्ना बेल्ट की जंग, आखिर जनता है किसकी गारंटी के संग। इन तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंच चुकी है चुनाव एक्सप्रेस, जो कि आज गौतम बुद्ध नगर में है। यहीं से करेंगे सियासी चर्चा और जानेंगे यहाँ के लोकल मुद्दे, और साथ ही ये भी कि जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दिए हैं अपने प्रत्याशी को। और अब घर घर वोट मांगने जा रहे तमाम उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी हमारे बीच में होंगे, उनसे पूछेंगे आपके सवाल। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सियासी मैदान में पहुंच चुके हैं सभी दिग्गज, अपनी बात रैलियों के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने निशाने पर लिया राहुल गांधी को और कहा कि इस बार तो वो वायनाड भी छोड़ देंगे। अमित शाह ने वार किया और कहा कि राहुल और अखिलेश दोनों ही मुद्दा विहीन हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर वो जगह है जहां से डॉक्टर महेश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया बीजेपी ने, तो गठबंधन के प्रत्याशी यहां पर महेंद्र सिंह नागर है। साथ ही बसपा के प्रत्याशी भी यहां से मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ आज अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आए, क्योंकि बीते दिनों सवाल पूछा जा रहा था आखिर चुनाव प्रचार से कहां गायब है गठबंधन के ये दो मुख्य चेहरे। और इसके साथ ही दूसरे चरण में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, इसी पर शुरू करेंगे डिबेट। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण में सियासत फुल, मोदी बोले वायनाड भी छोड़ेंगे राहुल। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। सीएम योगी का करारा प्रहार, कांग्रेस ने दिया आतंक और भ्रष्टाचार। क्योंकि कांग्रेस की सांप्रदायिक सोच के कारण, जातिवादी सोच के कारण यह देश पहले ही भारी नुकसान से चुका है। कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। कान्हा की नगरी से शाह का संदेश, मुद्दा विहीन है राहुल अखिलेश। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। अमरोहा में दूसरे चरण का प्रचार, राहुल अखिलेश की रैली पहली बार। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितनी सभाएं करें उतना हमारा, जितनी सभा करेंगे एक सभा से हमारा लगभग 1 लाख वोट बढ़ जाया करेगा। और हम तो चाहते हैं कि पूरा देश छोड़ करके राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में सभा करें और हमारा वोट बढ़ता रहे, चूंकि हमारे लिए हमारे स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं श्री राहुल गांधी जी भी, श्री अखिलेश यादव भी। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सभी मेहमानों का। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शरद त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से गौरव चाचरा जी हमारे बीच में हैं। अनिल यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं और ज्ञानेश श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। सभी से होगी चर्चा। और साथ ही यदि गौतम बुद्ध नगर की जनता जिसे सवाल पूछना है अपना हाथ उठा सकते हैं, मैं माइक आप तक लेके आऊंगी। लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां अपने लिए भी बजा दीजिए गौतम बुद्ध नगर की जनता। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बीजेपी से सवाल। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये गारंटी नहीं है बीजेपी की, ये घंटी है। और राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी सरकार ने झूठ बोला है रोजगार के मुद्दे पर, जितने वायदे किए थे हमसे 2019 में उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ।
देखिए, आज जो है विकास पे विश्वास की मोहर लगी है और जो विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में इतिहास में नहीं हुआ, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए। दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बने, 53 लाख मकान बने, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, क्राइम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। माफिया माफी मांग रहा है, आतंकी आतंकित है। उत्तर प्रदेश विकास की जिस गति पे चल रहा है वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकाल को अगर हम देख लें, पिछले 70 साल में कभी इस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। 16% निवेश जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा निवेश है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। 44 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आया है। अब उत्तर प्रदेश में एमएसएमई ने 2 लाख निर्यात किया है उत्तर प्रदेश से। तो जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री को दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने जिताया है। ये गारंटी है और यही गारंटी आगे भी मिलेगी। जनता को हम इस बात की गारंटी दे रही है, मोदी की गारंटी है। ठीक है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई विपक्षी गठबंधन भी प्रचार कर रहा है, आप अपने मुद्दे उठा रहे हैं आपके खिलाफ, तो वो कह रहे हैं हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो रखे हैं। अच्छा है वो चुनाव प्रचार करते रहे। देखिए, सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हो रही है भारतीय जनता पार्टी में तो केशव प्रसाद मौर्य जी को हो रही, क्योंकि उनको वहां तो मान सम्मान मिल नहीं रहा। और हम अगर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की पीडीए की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत इनको ही होती, क्योंकि इनको कोई सम्मान देने का कार्य वहां पे नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस बार बुरी तरह से हारने वाली है। आप अभी मेरे भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि बहुत विकास कार्य हुआ है। मैं आपको चैलेंज कहता हूं, आज जहां आप खड़े हो यहाँ 5 किलोमीटर के 5 कार्य बता दीजिए जो आपकी सरकार ने किए। मैं आपको 7 से 8 कार्य बताऊंगा जो माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए। ठीक है, ये सब जनता से पूछेंगे क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की जनता बताएगी क्या कामकाज हुआ है, क्या अटका हुआ है या लटका हुआ है। कांग्रेस का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वायनाड को सेफ सीट डिक्लेयर करने से पहले ही देख लीजिएगा, पहले अमेठी छोड़ा, वायनाड भी छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हम कहां से लड़े। हम तो नहीं नरेंद्र मोदी जी से कहते कि आप मणिपुर जाके क्यों नहीं लड़ते हैं। आप एक बार भी वहां नहीं गए। रायबरेली में आपने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा है। और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, एक चरण का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ेगा, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि इनका घमंड भी टूटेगा और सरकार से भी बाहर चले जाएंगे। साथियों, इसका कारण है क्योंकि आज देश में जो नौजवान है सबसे ज्यादा बेरोजगार है। अभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं कह रहा, 83% नौजवान देश का बेरोजगार है और सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश में है। हम सब ने देखा कैसे 60 लाख भर्तियां निकली, पेपर लीक हो गया, 50 लाख बच्चे भरने के लिए आए उनको, और आप बताइए कि उनको पेपर लीक करा दिया गया। उनके परिवार वाले इंतजार करते रह गए कि बच्चे वर्दी में आएंगे, लेकिन वो तो पेपर ही लीक हो गया। अब तक 19 पेपर लीक हो चुके हैं। अग्निवीर की योजना में बताइए, प्रधानमंत्री जी अपने लिए कहते हैं कि मुझे 2047 तक का समय चाहिए और हमारे नौजवानों के लिए कहते हैं कि इन्हें 4 साल में मैं रिटायर कर दूंगा। तो इस नौजवान ने इस बार जवाब दिया है। हमारी माताओं बहनों की बात कर लेते हैं, बस 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश महिला क्राइम में नंबर 1 है। 60,000 से ज्यादा मामले महिला उत्पीड़न के हैं। तो माताएं बहनें इनके खिलाफ है, नौजवान खिलाफ है। वही राहुल गांधी 5 न्याय की जब योजनाओं की बात करते हैं तो 30 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं, महिलाओं को 1 लाख सालाना देने की। आपकी भी गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है, जनता तय करेगी उसे किसकी गारंटी पे भरोसा है। लेकिन अनिल जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा जो चुनावी चर्चाओं में भी है, अमेठी रायबरेली कौन लड़ेगा। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ज्ञानेश जी आपसे समझना चाहेंगे, एक फेज का चुनाव हो चुका है, पोलिंग परसेंट अगर उठा करके देखें तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये साइलेंट चुनाव है। अब उस साइलेंट को विपक्ष अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है कि साइलेंट वोटिंग हो रही है। बीजेपी से जब पूछा जा रहा है कि इस बार उत्साह ग्राउंड पे क्यों नहीं नजर आ रहा है या जनता में उस तरह का उत्साह क्यों नहीं है, तो वो भी इसको साइलेंट चुनाव बता रही है और कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे, 400 पार वाली बात सच होगी, वो इस तरह इंटरप्रेट कर रही है। नहीं, इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, वोटिंग परसेंट का कम होना उसके कई कारण है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन वोटरों का रुझान कम हुआ है, उसके कई कारण है। अभी सीएसडीएस का एक सर्वे आया था, उसमें ये कहा जनता ने कि चुनाव आयोग पर भरोसा कम हुआ है। अब समझिए, चुनाव की प्रक्रिया से अगर मान लीजिए जनता कटेगी तो वो आपको दिखाई पड़ेगा वोटिंग परसेंट में। एक बड़ा कारण तो ये दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अभी जो चुनाव के मुद्दे जितने भी नेताजी लोग बता रहे थे, ये तो पिछले 5 साल से सभी लोग बता रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा है। अब तो बैटल फील्ड में है मामला। और पहले फेज के चुनाव में जिस तरीके से चुनाव का परसेंटेज देखा गया है, और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी की ओर से उत्साह नहीं आया है। ये जरूर इस बात को देखा जा रहा है इस बार कि उत्साह उस तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमने जैसे आप 102 सीट में 40 के आसपास बीजेपी को मिला हुआ है। इस बार जो है 55 के आसपास सीट में इंडिया आपको वहां पर बढ़त बनाए हुए था, पिछली बार भी 2019 में भी। इस बार खेल उल्टेगा।
चलिए, ये आपका आकलन है, लेकिन कहना जल्दबाजी होगी, सब कुछ जनता को तय करना है। हाथ उठाइए, आप में से कोई कुछ कहना चाहता है। जी सर, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं किसानों का मुद्दा उठाऊंगा। जरूर। किसानों को जो मुआवजा मिला था, अधिकांश किसानों का मुआवजा खत्म हो चुका है। वो जो मुआवजा या गन्ने की पेमेंट, ये नहीं, स्पष्ट मुआवजा कीजिए। मुआवजा यहाँ मुआवजा पहले किसान खेती करते थे, ठीक फिर है। प्राधिकरण ने मुआवजा दे दिया, ठीक है। तो मुआवजा खत्म हो गया। जब मुआवजा दिया तब कोई योजना नहीं बनाएगी। अब जो उनकी खेती जीवन आश्रम का वो किराए के कमरे हैं, तो पैसा ना होने के चलते वो किराए के कमरे भी नहीं बना पा रहे हैं। उनके किराए के कमरे कमजोर हो गए। उस बारे में सत्तारूढ़ जो दल है वो क्या प्लानिंग कर रहा है? मुझे एक चीज स्पष्ट कीजिए, मुआवजा सरकार ने लैंड एक्विजिशन किया, उनको दे दिया, उचित दाम दिए? नहीं, उचित नहीं दिए। कोई उचित दाम नहीं दिया। 300 रुपए गज में जमीन खरीदेगी, उसी जमीन को तत्काल जो है 50,000 रुपए गज में बेच दिया गया। ये उचित मुआवजा नहीं, जिसके चलते किसान की हालत खराब हुई। ये ठीक है। और आप में से आप किसी सामाजिक संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं? मैडम, मैं किसान यूनियन से जुड़ा हूं और मैं पूछना चाहता हूं सत्ता दल से कि जब किसान की आय दुगनी करने की बात करी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज तक किसान की आय दुगनी नहीं हुई। इस नोएडा की हम बात करें, यहाँ नोएडा का एग्जीक्यूशन हुआ, जमीनें खरीदी गई, किसान को उसके बदले 5% के पैसे देने थे, मुआवजा देना था, सरकार ने नहीं दिया, उसके बदले लाठियां। पूर्व की सरकारों में ऐसा पूर्व की हुआ? सरकार नहीं, वर्तमान सरकार ने किसान को केवल लाठियां दी और 17 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हैं। और यहाँ के जो सांसद हैं वो स्वयं हॉस्पिटल के नीचे गलत तरीके से अवैध पार्किंग बना रखी है, अवैध सुरंग बना रखी है, ग्रीन बेल्ट में अपना हॉस्पिटल बना लिया। अगर सत्ता के नशे में यहाँ के सांसद इस तरीके से माफियागिरी करेंगे तो उस माफिया को इस बार हम चुनाव में नकार देने का कार्य करेंगे। कहाँ मोदी जी की जीरो टोल्स नीति है, कहाँ गई वो नीति? और कुछ और लोगों की बात सुनते हैं। जी बहुत बढ़िया। मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जो यहाँ पे विकास हुआ, किसका विकास हुआ? बहुत अच्छी बात है, विकास हुआ, ये विकास की बात कर रहे हैं। नोएडा में किसका विकास हुआ? विकास सिर्फ यहाँ पे सांसद का विकास हुआ, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। क्योंकि सिर्फ क्या कमियां या कौन से काम रह गए, थोड़ा स्पष्टता से बताइए इसको। काम तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। 10 सालों में पीछे जा रहे हैं। गांव के सारे काम बंद करवा दिए। गांव में जाके देख लीजिए गांव की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है। आम इंसान का रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर घूम रहा है ऐसे ही बेचारा रोड पे। मैं ठाकुर विपिन सिंह सूर्यवंशी हूँ, राजपूत करनी सेना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं तीनों राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहा हूँ, नोएडा में एम्स कब, किस टाइम? नोएडा के स्थानीय युवाओं को, जब प्राधिकरण ने नोएडा के किसानों की जमीन ली तो 70% यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी। तीनों राजनीतिक पार्टियां, सपा भी सत्ता में रही है, बहुजन समाज पार्टी भी सत्ता में रही है, शायद कांग्रेस नहीं रही है, भाजपा सत्ता में वर्तमान है। यहाँ के युवाओं को 70% प्राइवेट सेक्टरों में नौकरियां कब, क्यों नहीं? ठीक है, चलिए, ये वाजिब सवाल। और ये किसानों की भी यहाँ पर बात हुई। एक दो लोगों से और सवाल पूछेंगे, फिर हम चर्चा में लौटेंगे। जी आप आइए। आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं? हाँ बिल्कुल। सपा। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा प्रवक्ता से, अभी विकास की बात करें, 10 साल में एक काम बताइए नोएडा में, कोई आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है? आप यहाँ से देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये सेल्फ हाट जो बनी हुई है, यहाँ कुछ भी लग रहा है, ये अखिलेश जी की देन है। एलिवेटेड रोड दिख रहा है, वो भी अखिलेश यादव की। राइट हैंड में जाएंगे, नारी निकेतन दिखाई देगा आपको, यहीं होशियारपुर गाँव है, बालिका इंटर कॉलेज दिखाई देगा, मल्टी लेवल पार्किंग 18 में दिखाई देगी। ये सारे जो काम है, मेट्रो लाने का काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। लेकिन ये एक काम बताएं, मैं केवल एक काम पूछ रहा हूँ, पूरे नोएडा में कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही हो, कहीं भी कुछ बनाया हो? और अगर नहीं बनाया तो ये विकास की गंगा बह कहाँ गई भाई? किसी को दिख कुछ और लोग बात रखना चाहते हैं? खाली अपना हॉस्पिटल एक सेकंड, चलिए पीछे से एक सवाल लेते हैं, फिर चर्चा में लौटेंगे। आइए, आप आगे आ जाइए। बहुजन आम आदमी पार्टी से हैं आप। मैं सरज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, देश को छोड़ दीजिए, नोएडा में सांसद महेश शर्मा को चुनने का कोई 2 कारण बता दीजिए जिनसे हम उनको चुन सके। क्यों ना उनको इस बार सत्ता से बाहर कर दिया जाए? ये तो आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो आपने कह दिया, लेकिन ये कोई समस्या बताइए, कोई मुद्दा, कोई तथ्य तो बताइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 3 विकास बता दे हमें बस। ठीक है, चलिए अब लौटते हैं चर्चा में और बीजेपी का रुख हम करेंगे। आपने किसानों की बात सुनी, मुआवजे का वो जिक्र कर रहे थे, और साथ ही एम्स और लैंड एक्विजिशन और इनका भी सवाल कि कोई विकास कार्य क्या नए हुए हैं उसके बारे में।
देखिए, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। सपना औरों ने बहुत देखा था, लेकिन हमने बनाया है। जो एयरपोर्ट जिसका सपना पहले समाजवादी पार्टी देख रही थी, फिर समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी को कांग्रेस जमीन नहीं दे रही थी। जब कांग्रेस जमीन मांग रही थी तो समाजवादी पार्टी उनको जमीन नहीं दे रही थी। ये विकास का कार्य हुआ था। हमने 3 साल के अंदर अंदर, जैसे आप देखें कि अयोध्या में एयरपोर्ट 3 साल के अंदर बना है। गौतम बुद्ध नगर एयरपोर्ट जिस तरह की स्पीड से, गति शक्ति से बन रहा है, वो ऐतिहासिक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, खाली एक क्षेत्र की विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। 4 एम्स कब बने थे मुझे बता दें, उत्तर प्रदेश में कब 4 एम्स बने थे? 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में आपने बनाए हैं, जिसमें से 35 चर्चा में हम आगे लौटेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सर्वेश सिंह, जिनका निधन हो गया है। बीते दिनों वो बीमार चल रहे थे, काफी दिनों से उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था और बड़ी खबर मिल रही है कि सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे पूर्व सांसद सर्वेश सिंह। कुंवर सर्वेश सिंह मुरादाबाद से सांसद रहे। बीते शुक्रवार को ही मुरादाबाद में मतदान हुआ है और इस बीच खबर ये आ रही है कि सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। वो काफी दिन से बीमार थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब खबर आई है कि उनका निधन हो गया है। बीते शुक्रवार को ही फर्स्ट फेज में मुरादाबाद के अंदर वोटिंग हुई है और उसके बाद खबर ये आई कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। चलिए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी 1 सेकंड में लौटूंगी आपके पास। आप कांग्रेस से, मैं उन्हीं के पास जाऊंगी। 1-2 लोगों की और बात सुन लेते हैं। आप नाम बताइए और किससे प्रश्न है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह राणा है। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से बात करना चाहता हूँ। आपने ये देखा होगा चिल्ला रेगुलेटर पे एक शिलान्यास हुआ, जिसमें योगी जी भी रहे और हमारे यहाँ के सांसद भी रहे। 2019 में हुआ, लेकिन आज तक वो धरातल पे नहीं आया। आपसे एक निवेदन है, आप हमें महेश शर्मा जी से हमारा हक दिला दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। मैडम, जब हमारे अपॉइंटमेंट हुई, ये नाराजगी आप लोगों की, 1 सेकंड, ये नाराजगी आप लोगों की यहाँ के उम्मीदवार से है, सरकार से है, केंद्र सरकार से है? अपनी राय थोड़ा स्पष्ट करके दीजिए। हमारी सांसद जी से भी है और केंद्र सरकार से भी है और यहाँ के जो राज्य सरकार है उनसे भी है। जब यहाँ पे लीज पे जब जमीन दी गई प्राधिकरण के द्वारा, तो महेश शर्मा जी ने और इतने अन्य जो यहाँ प्राइवेट अस्पताल हैं, इन्हें सस्ती दर पर जमीन दी गई और उनसे ये कहा कि ग्रामीणों के लिए 10% जो बेड हैं वो निःशुल्क होंगे। 2 घंटे ओपीडी सुबह और 2 घंटे शाम को निःशुल्क होगी। ये मुद्दा आपने महत्वपूर्ण उठाया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ नोएडा का मुद्दा नहीं है। इस तरह की खबरें लगभग हर ही शहर से आती हैं, चाहे वो अस्पताल से जुड़ी हुई हो या स्कूल से जुड़ी हुई हो। जब जमीनें दी जाती हैं तो वायदा किया जाता है कि वीकर सेक्शन के लिए चाहे बेड होंगे या स्कूल की सीट रिजर्व होंगी, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें उठती हैं कि प्राइवेट वाले फिर मनमानी करते हैं। देखिए, ये क्योंकि ये निजी क्षेत्र का मामला है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इसका संज्ञान लिया है और इस पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो भी सूचना आती है आप सीएम के पोर्टल पर डाल दीजिए, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। कौन देगा जब सांसद स्वयं नहीं देंगे? ठीक है, चलिए आप बैठिए, आप आश्वस्त करना चाहेंगे? गौतम बुद्ध नगर एक बड़ा जिला है, दिल्ली से सटा हुआ है। मैं खुद अपने मित्रों को यहाँ के सांसद जी से मिलवा दूंगा, जो भी समस्या है उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। चलिए मुझे ये बताइए, 1 सेकंड गौरव चाचा जी, मेरा आप सवाल है आपसे, और सवाल ये है कि पहले चरण की जब वोटिंग हुई तो कितनी सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव गए या राहुल गांधी गए? लास्ट में हमने कुछ दिनों में देखा कि गाजियाबाद में दोनों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रचार में एक्टिवली नजर भी आ रहा है गठबंधन, आपके बड़े चेहरे कहाँ हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत बूथ लेवल पे काम कर रही है। ये बड़ा अच्छा टर्म आपने पकड़ा है, रिजल्ट ओरिएंटेड बूथ स्ट्रेटजीज। आपको देखने को मिलेगा कितना गुप्त है, जहाँ पर आपके स्टार प्रचारक ही मैदान में नहीं दिख रहे। 8 सीटों पे मतदान हुआ है, 5 तो पहले भाजपा हारी थी, 3 और इस बार हार गई है। 3 और हार गई, 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्योंकि ये चुनाव जनता के असल मुद्दों का चुनाव है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, रामपुर में जनता नहीं है, मुरादाबाद में जनता नहीं है, वहाँ कहाँ गायब रहे आप? वहाँ कहाँ गायब रहे आपकी पार्टी के या गठबंधन के स्टार प्रचारक? कहाँ थे राहुल गांधी, कहाँ थे अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी? ग्राउंड लेवल पे बूथ कमेटियां काम कर रही थी, सबने मिलजुल के इंडिया गठबंधन के हक में मतदान किया है। आजम खान गुट अलग से नाराज, ST हसन गुट अलग से नाराज, और आप कह रहे हैं कि बूथ पर आप मजबूत है।
तो प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी चलाती है, कौन नाराज है कौन एसटी हसन खुद कह रहे हैं मेरे अपमान का असर दिखेगा कांग्रेस की इस बार चुनाव में। साथ में है, इंडिया गठबंधन के साथ है, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर चुनाव जिताने का कार्य कर रहे हैं। चलिए पूछ लेते हैं, कांग्रेस से पूछ लेते हैं, हम साथ साथ है, ये लाइन सिर्फ टीवी डिबेट्स के लिए है या मैदान में भी नजर आते हैं? फर्स्ट फेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव। देखिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी चीजें तो मीडिया को दिखाई नहीं देती। सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी ने रोड शो किया और लाखों की संख्या में भीड़ थी। एक रोड शो आखिर के दिनों में। हाँ अब यही है ना, अभी तो आप प्रचार थमने से शायद 1 या 2 दिन पहले। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मीडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो भाजपा को परेशान होने के दिन आ गए हैं। ये 8 में बिल्कुल इनका खाता नहीं खुलने वाला है और उसका कारण है, देखिए किसानों की मेरे भाई ने बात करी, बिल्कुल सही बात है। मोदी जी ने यहाँ बरेली में रैली करी थी, तब कहा था कि आय दोगुनी कर दूंगा। आपको पता है कि आज कार्यकाल में आय दोगुनी नहीं, उनके ऊपर कर्जा 1.5 गुना हो गया है। ये है मोदी जी की नीति। आज क्योंकि नोएडा की आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ नोएडा में आप देख लीजिए कि कैसे स्थानीय सांसद के प्रति गुस्सा आ रहा है। नोएडा वो शहर है जो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन आज भी यहाँ पर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इसकी स्थापना करी थी, 84 में केंद्रीय विद्यालय बनाया था, आज तक सिर्फ और सिर्फ वही केंद्रीय विद्यालय। पूछना नहीं चाहिए कि भाई कहाँ चले गए आपकी नीतियां। और आज जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुरानी सरकारों के विकास कार्य गिनवाए जा रहे हैं, इन लोगों ने तो सिर्फ फीता काटने का काम किया है। जवाब देना पड़ेगा कि लगातार आपको यहाँ नोएडा की जनता ने जितवाया, लेकिन आपने नोएडा की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है, धोखा दिया है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि चर्चा ये भी चल रही है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती हैं। देखिए हम लोगों की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि 2 लोग बस बॉस हैं, उसके बाद चाहे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी को पूछा नहीं जाएगा। हमारा एक सिस्टम है, सीईसी बैठती है, बैठ के चर्चा होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और उसके तहत फैसला लेते हैं। यही प्रश्न यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो राहुल गांधी जी से भी पूछा गया, उन्होंने कहा जैसा मुझे हमारी सीईसी जो कमेटी जो सुप्रीम बॉडी है वह जैसा आदेश करेगी वैसा करूंगा। यहाँ सिर्फ वन मैन शो नहीं है ना। बताइए, आपकी इलेक्शन कमेटी ये भी तो तय करती होगी ना कि कहाँ कौन प्रचार के लिए जाएगा, बड़े चेहरे उनकी रैलियां कहाँ होंगी, किधर वो डोर टू डोर कैंपेन होगा। जैसे भाजपा के यहाँ पर होता है कि संगठन तय करता है किसकी कितनी रैली है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको इसमें उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। लगातार साउथ इंडिया में हमारे नेता प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग राजस्थान में कल प्रियंका जी थी, परसों प्रियंका जी थी, उसके बाद राहुल जी थे लगातार। यूपी से कहाँ गायब है अनिल जी, यूपी से कहाँ गायब है? आप लोग हैं मैदान में। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि मीडिया को हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता में रोष है। आप वोटिंग परसेंटेज देखिए ना, जिन सीटों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा शोर मचाते थे चुनाव से पहले, इस बार देख लीजिए कोई शोर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता चल गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत हजारों करोड़ रुपए जो है ये तो मोदी जी खा गए। कार्यकर्ता बेचारा नीचे सड़क पे खड़ा है, काम के लिए पिट रहा है, लड़ रहा है, तो उसने कह दिया मैं नहीं जा रहा वोट डालने। आप प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और उस साइलेंट इलेक्शन और साइलेंट वोटिंग का आपने सुना कि गठबंधन जो है उसको किस तरह आगे बढ़ा रहा है। दीक्षा दी, देखिए मैं अपने मित्र से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है ये इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो आप वापस क्यों नहीं कर देते हैं? 1600 करोड़ रुपए तो कांग्रेस को भी मिला है, आपको वापस करना चाहिए। घोटाला हुआ है, पैसे हम लेंगे, वो वापस नहीं करेंगे, लेकिन सबको ये कहेंगे कि साहब सबकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले 10 साल से पहले, बल्कि पिछले 65 साल में जब ये चुनाव हुए थे, वो क्या गुरुद्वारे जाते थे या लंगर जाते थे खाने के लिए, वो उनके कार्यकर्ता या उनकी गाड़ियां पानी से चलती नहीं? क्या तब कहां से पैसा आ रहा था? आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड में सिर्फ एक चीज छुपाई गई है या नहीं सामने आने दी जा रही है, क्योंकि अगर वो खबर आती है तो सपा कहे जिस कंपनी ने हमको पैसे दिए हैं, सपा कहेगी कि उस कंपनी ने इनको फेवर किया है, और जिसने इनको दिया पैसे उनको डर है कि हम उनका खिलाफत करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से सारी चीज सामने आ गई है, आज सारी चीज सामने आ गई है। जितने हमें तो खाली 30% मिला है, हमारे तो 303 सांसद हैं, जिनके 40 सांसद है, 50 सांसद है, उनको 1600 करोड़ रुपया मिला है। इस हिसाब से तो हमको 9000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड उनका कहना है कि ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए, अब है तो उसमें देखिए सभी पार्टी का नाम, चंदा तो सबको गया है। देखिए इनकी तरह बीफ लेने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है, आप बता दीजिए। वैसे ये बहुत गौ माता की बात करते हैं, हिंदूवादी बनते हैं अपने आप में। कोवैक्सीन कोरोना काल में जबरदस्ती ठोक ठोक के लगाई गई, जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई, क्योंकि इन्होंने चंदा ले लिया था। एक कंपनी जो मरने की कगार पे, उसके पास काम चलाने का पैसा नहीं है, ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है, चंदा देते हैं और वापस छोड़ दिए जाते हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा ने 25 बड़े नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, आज 23 वो बड़े नेता इनके पास है।
बाकी 2 रिहा। अच्छा, ये शरद जी, ये सवाल बहुत आता है कि अजीत पवार हो या और भी कई नेता है कि वो भाजपा में आए तो अब क्या भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए उनके ऊपर से? मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है उसके ऊपर कोई केस वापस नहीं लिया जाता, केस निरंतर चल रहा है। और मैं नाम बता रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 2 बार कलकत्ता में सीबीआई के कोर्ट में पेश हुए। हमने किसी का केस वापस नहीं लिया, केस चल रहा है। वो किसी भी पार्टी में हो, हमारी पार्टी में हो तो केस चलेगा, नहीं होंगे तो उनके ऊपर केस चलेगा। ये समस्या उन पार्टियों की जो जीत से लेके जीजाजी तक हर घोटाले में शामिल थे। आज इनको जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया, आज सबको पता चल रहा है कि साहब ये पैसे में घोटाला हो रहा था। पहले पिछले 70 साल में कहां से पैसे आ रहे थे? ये जो चुनाव हो रहे थे वो सब चंदे से हो रहे थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से चुनाव के समय पर चंदा देने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं और उसी व्यवस्था के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। अब चंदा तो सभी को मिला है, बस इसी बात की लड़ाई है क्या कि आपका ज्यादा, हमारा थोड़ा कम। आप जवाब दीजिए, क्या छुपा रहे हैं? ये बिल्कुल आपने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात ही चेंज कर दी। देखिए, चंदा लेना कोई गलत बात नहीं है। भाई लोकतंत्र में राजनीतिक दल चंदा लेते हैं, इसी से राजनीति होती है। लेकिन जो चंदा लेकर धंधा दिया जाता है वो भ्रष्टाचार है। 38 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 2000 करोड़ का चंदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी ने 4 लाख करोड़ के ठेके दिए। अब तो ये जो ठेके दिए हैं ये तो आम जनता का पैसा गया, बदले में पैसा जो है भाजपा को, तो जनता को क्या मिला? ठेंगा। तो ये जो भ्रष्टाचार है, आपने जिस कंपनी पे आपने ईडी की रेड करी, उसके बाद उसने चंदा दे दिया, वो ईडी की रेड बंद हो गई। आपने ऐसी 16 कंपनी, शेल कंपनियां हैं जो अलाउड ही नहीं है चंदा देने के लिए, आपने उनसे भी चंदा लिया। आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आप कानून कहता है कि 3 साल पुरानी कंपनी कम से कम होनी चाहिए, आपने सिर्फ चंदे के लिए कंपनियां बनाई, उनके तहत आप तो काला पैसा सफेद कर रहे हो। आपने तो भ्रष्टाचार को लीगल कर दिया और उसके बाद भी देखिए, शर्म की बात देखिए कि उसके बाद भी उसे डिफेंड कर रहे हैं। अभी कह रहे थे कि ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने जांच नहीं बंद कराई। अजीत पवार थे, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पे 75,000 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद क्या हुआ? उनको पार्टी में लिया, डिप्टी सीएम बना दिया। अशोक चौहान हमारी पार्टी में जब थे तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं आऊंगा तो अशोक चौहान को, उनको आदर्श बॉय कहते थे, वो आदर्श बॉय को वो मैं जेल में डालने का काम करूंगा। जब उनकी पार्टी में चले गए तो राज्यसभा भेज दिया। आप प्रफुल्ल पटेल को देख लीजिए, 3000 करोड़ का आरोप लगाया, अब इनके साथ आ गए तो क्लोजर रिपोर्ट लगा दी सीबीआई से कि बिल्कुल साफ है, अब कोई दिक्कत नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी की पूरी बुकलेट निकाली भाजपा ने कि इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इनके साथ चले गए तो आज सीएम बना दिया। ठीक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है ये भ्रष्टाचार वर्सेस न्यू इंडिया का चुनाव है, मतलब नेशन बिल्डिंग का चुनाव है। तो जो भ्रष्टाचारी जो सीबीआई ईडीआई के जद में है, जिन पर रेड चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ रहे हैं, क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? बहुत बढ़िया कहा प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुंह में घी शक्कर। ये भ्रष्टाचार वर्सेस इंडिया गठबंधन का चुनाव है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, सारे व्यापारी दुखी, सबके सब दुखी हैं। अरे इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, आज स्वास्थ्य सेवाएं देख लीजिए, ना स्ट्रेचर है, ना डॉक्टर है और ना है सफाई। प्रधानमंत्री खड़े होकर गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं भाजपाई। बताइए, सिर्फ जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। जनता के असल मुद्दों का चुनाव है। जनता इस बार ये चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। ठीक है, बीजेपी, ठीक है, जनता के बीच में से कोई कहना चाहता है? आप बोल चुके। जिला गौतम ऐसा जिला है जहाँ भूमि अधिग्रहण बिल लागू नहीं है, नया भूमि अधिग्रहण। क्या नाम है और किससे सवाल आपका? सुनील तिवारी। मेरा सवाल है कांग्रेस प्रवक्ता श्रीमान अनिल जी भाई साहब से कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार दूरियां क्यों बना रहा है, क्या स्थिति क्या है उनकी, भाग क्यों रहे हैं, स्पष्ट करें। देखिए अनिल जी, ये मैसेज तो है जनता में। जिस अमेठी और रायबरेली को आप लोग किला, गढ़, परिवार, घर कहते थे, आज वहीं से आप सोचिए चुनाव शुरू हो चुका है। अभी यही तय नहीं है चुनाव लड़ेगा कौन। अब जनता में यही मैसेज है कि क्या हार का डर है जो अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है, कौन लड़ेगा? ये मैसेज जनता में नहीं है, ये मीडिया के तहत भाजपा। अब आप मीडिया को घेरे, वो देखिए हम जनता ने उठकर के सीधे आपसे सवाल पूछा। भाई अब एक बात बताइए, भाई हमारी राजनीतिक पार्टी है, हमारा फैसला तो मेरे प्रिय मित्र हम लेंगे ना। अब आज हमें चिंतित होना चाहिए कि देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। हमारे युवा, आप जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को चिंता हो रही है। वो कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, हमारी बहनों को उसमें 50% आरक्षण मिलेगा और आपको 1 साल की पक्की नौकरी जिसमें आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो बताइए, राहुल गांधी तो आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। अमेठी रायबरेली हमारी पार्टी सोचेगी और जिसको निर्देश मिलेगा उसके लिए काम करेगी। हम किसानों के
लिए बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बना के गारंटी हम देंगे। आज जीएसटी भी लगा रखे किसानों के। लेकिन स्वामीनाथन आयोग तो आप ही के समय में बैठा था ना। हाँ बताइए। और आज आप 2024 में कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। एक बात बताइए, जब किसान के एक इक्विपमेंट पे जीएसटी लगाने वाले हमसे किसानों पर सवाल पूछते हैं, आज आंकड़ा बताऊं, प्रतिदिन 2 किसान आत्महत्या करता है। ये मोदी जी की सरकार है, ये गारंटी है। हम तो डंके की चोट पे कह रहे कहलवाइए ना मोदी जी से। मोदी जी ने तो वादा किया था कि मैं एमएसपी पे कानून बनाऊंगा जब किसान आंदोलन चल रहा था। अपने वादे से मुकर गए। और कौन सा वादा पूरा कर दिया भैया? पहले कहते थे 2 करोड़ रोजगार पूरा हुआ, 15 लाख आए, कालाधन आया, बल्कि ये सारे वादे हैं। अब उनकी गारंटी का कोई महत्व नहीं रह गया। अब सिर्फ राहुल गांधी की न्याय बीजेपी से इस पर जवाब लेते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर किसान बेल्ट है, तो लोग बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि किसानों के जीवन स्तर में कोई बदलाव आया है क्या? उनकी गन्ना की पेंडिंग पेमेंट और साथ ही आय दोगुनी करने की जो बात थी, सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? देखिए, 2,53,000 करोड़ गन्ना किसानों का जो बकाया था वो पेमेंट हुआ है और ये निरंतर चल रहा है। और मैं बता दूं, ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो अभी बता रहे हैं सब गरीब किसान के लिए खड़े, मैं उनका मैनिफेस्टो 2019 का आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात, आयात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। हम बड़े गाँव और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ किसान बाजार की स्थापना करेंगे। ये है किसान बिल, ये मैं बता रहा हूँ। अरे आप सुन लीजिए, ये किसान बिल है। जिस किसान बिल के लिए आप रो रहे थे, और जब हम किसान बिल लेके आए, आपने देखा कि हवा दूसरी तरफ बह रही तो आप पलट गए। जो आज उत्तर प्रदेश के किसान ने 4% अपनी उपज को बढ़ाया है। 2,22,000 एकड़ 22 लाख एकड़ जमीन जो है हम सिंचाई परियोजना में लाए। 68,000 करोड़ हमने जो किसान सम्मान निधि में दिया है। ये जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी फील्ड में बता दें ये किसी ने किया हो। ठीक है। सारी जनता बार बार पूछ रही है गौतम बुद्ध नगर को क्या दिया। यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक रहते हैं। आज किसानों की समस्या, किसान 1.5 से 2 साल से धरने पर लगे हुए हैं। अगर उनकी बात किसी ने उठाई थी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उसकी बात उठाने का कार्य किया था। आज बिल्डरों की समस्या शहरी समाज में, बिल्डरों को देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्री नहीं मिल रही है, उनका पोजीशन नहीं मिल रहा है, बिल्डरों का बुरा हाल हो चुका है। हो चुकी है अब तो नोएडा एक्सटेंशन जाइए, आप नोएडा एक्सटेंशन जाइए, नोएडा की बात कर लीजिए। फ्लैट ऐसे बिक रहे हैं बिना रजिस्ट्री के। पार्किंग की समस्या, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में, तो 20 रुपए पार्किंग हुआ करती थी। आज 50 रुपए की पार्किंग हो गई है। भले आप 5 मिनट के लिए जाओ तो 2 मिनट के लिए जाओ। छुट्टा जानवर की समस्या उत्तर प्रदेश तो थी, उसके साथ साथ हाईटेक शहर कहने वाले नोएडा में भी छुट्टा जानवर की समस्या। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसी की मौत छुट्टा जानवर से ना हो जाए। तो ये व्यवस्था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेके आगे जाएंगे। धरातल पे 0 है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार करारी हार होने वाली है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी हमारे बीच में है। ज्ञानेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दूसरे चरण का मतदान है, कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, या ये सियासी बयानबाजियों का ही चुनाव है? नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, और खास करके बेरोजगारी और महंगाई। ये तीनों चीज बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी जो तीनों नेता लोग बोल रहे थे, देखिए ये स्थानीय मुद्दे लोकसभा चुनाव में नहीं आते हैं और परसेप्शन की लड़ाई होती है। अब मोदी जी का एक परसेप्शन है कि वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं। विपक्ष इस बार पहली बार उनको घेर रहा है उन्हीं की बातों को लेकर के, और इलेक्टोरल बॉन्ड उनके लिए एक तरह से बैकफायर किया है। इसमें दो रानी है, इसलिए इस पर सफाई दी जा रही है। चुनाव का मुख्य मुद्दा आज भी महंगाई, बेरोजगारी, यही, और किसान का मुद्दा, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान का मुद्दा। और हाल के दिनों में जो किसानों का आंदोलन हुआ जिससे किसानों को रोका गया है, उसका रोष है। और ये मुद्दा कहीं न कहीं आपको चुनाव में रिजल्ट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर भी कुछ भी कहना चुनाव के पहले एक तरह से भविष्यवाणी होगा। ठीक है। कुछ लोग अपनी बात आप बोल चुके हैं। आप जी 1 सेकंड में, क्या नाम है आपका? बबलू चौहान। बताइए बबलू जी। मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि विकास की धारा दौड़ रही है। पिछले 10 साल से जो है ना, पिछले 10 साल से विकास की धारा नहीं, सबसे बड़ी जुमले की धारा दौड़ रही है। अब आम जनता भी ये जान चुकी है कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी अगर पार्टी कोई है तो बीजेपी है। कौन विश्वास करेगा? आप आ जाओ हमारे क्षेत्र पे लोकसभा चुनाव में। गौतम बुद्ध नगर जो सांसद है 10 साल से अब ये कह रहे मिलवा देंगे। 10 साल से O30 पे 5 साल से जो किसान सिर पे सिर मारते मर गए, आज तक किसानों को अपने मूल धरती दी हमने, जमीन पे इसमें दोड़ा बसाने में किसानों का योगदान है। उन्हें अपनी रहने के लिए प्लॉट नहीं मिल रहे, और अभी बिल्डर को 2 मिनट में अंडर टेबल
भ्रष्टाचार में अंडर टेबल पैसा देते और बिल्डर को अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों किसान को क्यों नहीं कुछ मिलता? और लोग किसानों को बर्बाद कर दिया इस पार्टी ने। जी आइए, किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल अनिल सर से है। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि अभी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया एजुकेशन के लिए कि बहुत मतलब कहीं भी कुछ सही नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं बस थोड़ा सा ये बोलूँगा कि जिस आप कॉलेज से पढ़े हैं ना, मेरा भी भाई उसी कॉलेज से पढ़ा है और बहुत अच्छी जॉब ले रखा है एज ए वहाँ पे HR मैनेजर है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपका जो आपने बता रहे थे, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि एजुकेशन पे बहुत अच्छा है, जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे उसका हमें समाधान नहीं होगा। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि साइलेंट इलेक्शन और साइलेंट वोटिंग, ये बहुत अच्छी बात है। शायद मुझे लगता है कि जितनी भी पार्टियां हैं सबको पता है कि जो जनता का जो एक मन है ना, उसने बना रखा है कि मुझे बीजेपी को जिताना है। इसलिए जिताना है क्योंकि जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, स्तरीय जो हमारा जनरल हमारा जो एक लोकल क्षेत्र में हम देखें जो भी काम है मुद्दा है हम हमेशा उठाएंगे, चाहे छोटा हो बड़ा उठाते रहेंगे। लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल होता है, जो बाकी जो हमारा कहीं ना कहीं देश का जो मुद्दा है, हम मोदी जी को जिता रहे हैं। मोदी जी का मेन हमारा मोदी जी का है। जब हमारा योगी जी के ऊपर आएगा तब हम वहां पे कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरा मेन है मोदी जी को, और उनको हमेशा मुझे मजबूत करना है। बेसिकली ये प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। जी बिल्कुल, और हमें जिताना है। तो मतलब आप मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि अपने प्रत्याशी से नाराजगी है आपको, लेकिन फिर भी आप मोदी जी के चेहरे पर भाजपा को जिताना चाहते हैं। नाराजगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारा संसद से है, जो हमारे यहाँ लोकल के हैं। लेकिन हमें मेन है मोदी जी को जिताना और एकदम जिताना। इसीलिए पूरी जनता ने साइलेंट वोट और साइलेंट इलेक्शन का ऐलान किया, इसलिए बिल्कुल शांत है और वोट हमेशा बीजेपी। चलिए मैं लेकर जाऊंगी सवाल, आप बैठिए। कोई और? जी आइए, आप आइए। आप कांग्रेस से हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैडम, यहाँ पर सेक्टर 39 का जिला अस्पताल है, जो गरीब मजदूर जो यहाँ पर कच्ची कॉलोनियों में और जे कॉलोनी में लोग रहते हैं, उनके महिला जो प्रेग्नेंट है वो अपने प्रसूति विभाग में दिखाने जाती हैं, तो उनके अल्ट्रासाउंड पे लिख दिया जाता है कि 10 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड कराएं। वो इतनी परेशान होती हैं, मगर वहाँ पर कोई अस्पताल में सुविधा नहीं है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड। उसके बाद यहाँ पर कोई भी, जैसे युवा भाई बैठे हैं, युवाओं के लिए कोई रोजगार की बात नहीं है, कोई यहाँ पर आप आइए, इधर आइए। रोजगार महंगाई की बात आई, ठीक है, आपने अस्पताल की बदहाली। ये बता दीजिए कि डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद हैं यहाँ से, वो जनता के लिए चुने गए थे, ये क्या अपने चुने गए थे? उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए पड़े हैं, जनता कोई जाता किसी से मिलते नहीं है। इतना बुरा हाल है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी गाली देते हैं उनको। हमसे खुद कहते हैं आके कि भैया क्या करें हम। तो ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ प्रदेश में रहने का या नोएडा में रहने का कोई हक नहीं है। उनसे कहो भैया, और उनके अस्पताल में जांच भी होना चाहिए। जो जमीन घोटाला कराया उन्होंने, जो सुरंगें बना रखी है, उनका घोटाला भी जांच होना चाहिए उनकी। ठीक है, चलिए चर्चा में लौटते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ निकल के सामने आई। मैं ये सवाल बीजेपी के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन अनिल जी और गौरव जी, आप दोनों को इस पर जवाब देना होगा। अब इन सब की बातें सुनकर तो ये लगता है कि भाई मोदी जी से बैर नहीं, हो सकता है उम्मीदवार की खैर नहीं, लेकिन मोदी का चेहरा और मोदी फैक्टर एक ऐसा है कि लोकल नाराजगी चाहे जितनी हो, देश को देख करके, मोदी के चेहरे देख करके भी जनता ऐसी है जो वोट कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आपने लगभग 20 लोगों से सवाल पूछा, 19 लोगों ने अपना दुख दर्द बताया, चाहे सांसद के प्रति हो चाहे मोदी जी के प्रति हो। ज्यादातर लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी या मंच से। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मेरे नौजवान भाई ने बड़ी अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि उनका भाई जो है रोजगार पा रहा, मेरी शुभकामनाएं उस भाई को। लेकिन अभी मैंने पहले भी जिक्र करा था, 50,000 भर्ती निकली थी जब यूपी में, तो 60 लाख बच्चे देने आए थे। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी में आपके भाई को रोजगार मिल गया, लेकिन क्या पता मेरे भाई को ना मिला हो, क्या पता ये जो लोग बैठे हुए इनके भाई को नहीं मिला हो। तो इनकी आवाज कौन उठाएगा? राहुल गांधी जब बात करते हैं सरकारी नौकरी देने की, अरे 9 लाख पद तो इस बीजेपी की सरकार में रेलवे में, डिफेंस में, होम मिनिस्ट्री में खाली थे, क्यों नहीं भरवा पाए? तो ये इनकी नियत है। राहुल गांधी जब बात करते हैं तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल मुद्दे पे मोदी जी का साथ दे रहे हैं। चीन आपकी सीमा में लगातार घुसता चला आ रहा है भाई। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन के सैनिक आके हमें पीट के चले जा रहे हैं। अरुणाचल में खुद बीजेपी के सांसद, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इस बात को खारिज किया है, कहा 1 इंच भी जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों में ये चीन ने अपने वहां पर स्टेशन बना लिए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद झूठ बोल रहे हैं? और दूसरी एक बात बताइए ना, अरुणाचल प्रदेश का कभी वो नक्शा अपने में बदल देता है, कई जिलों के चीन ने नाम बदल दिए हैं, ये कहते कुछ हुआ ही नहीं है। 18 आपकी मिलिट्री टॉक किस बात की हो रहे हैं? जब आप कह रहे हो कि 1 इंच भी नहीं गया, 18 मिलिट्री टॉक हुई है ना। दोनों के जो आला अधिकारी हैं वो बात करते, किस बारे में बात करते हैं जब कोई लेके ही नहीं गया जमीन? तो हमारे पुलवामा, हमारे भैया इतने सैनिक शहीद
शहीद हुए, मोदी जी ने कह दिया कोई अंदर घुसा ही नहीं है, तो वो किस लिए शहीद हुए थे? आपने उनकी ठीक है, शहीदी ये सवाल मैं बीजेपी के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन अनिल जी उससे पहले एक आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरोप ये भी लगता है कि राहुल गांधी जब देश के अंदर होते हैं तो चीन के खिलाफ पूरा एजेंडा खोल करके रखते हैं, चीन के लिए जो चाहे भारत से संबंधित नहीं कहते, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो उसी चीन की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। देखिए बात अब यही है मुद्दा बदलने का। बताइए ना। बिल्कुल बताऊंगा। आप क्या चाहते हैं कि चीन लगातार लद्दाख के बाद और अंदर घुस जाए और इस तरफ और आ जाए, पंजाब की तरफ भी आ जाए, या इधर नॉर्थ वेस्ट से और अंदर घुसना चला जाए? आपकी चिंता वाजिब है, आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी से स्पष्ट नजर नहीं आता कि वो किस तरफ है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है शायद 10 साल से राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, इसलिए उनसे सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर चीन की तारीफ करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के नौजवानों और भारत के लिए इस तरह के कमेंट्स करते हैं और इंडिया के अंदर बैठकर विरोध करते हैं। इस देश की जनता ने 300 से ज्यादा सीटें मोदी जी को इसलिए तो नहीं दी थी कि भाई चीन के राष्ट्रपति को वो झूला झुलाएं। वहां पर क्या कहते हैं, उनका जब वो खाना खाते तो ऐसे हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, हमें दुख होता है। वो भी कहेंगे कि बिरयानी खाने गए थे आप, तब भी आप कह रहे थे कि डिनर डिप्लोमेसी होती थी आप, लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। स्पष्ट होना चाहिए कि आप किधर के हामी हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि गरीबी बेरोजगारी है और गरीबी बेरोजगारी हमारे विपक्ष की है। आप देखें कांग्रेस ने 1.5 करोड़ रुपया चीन की एम्बेसी से लिया है पैसा, तो उनका ही गुणगान करेंगे। ईस्टर्न कमांड के आर्मी चीफ ने कहा है कि साहब कोई भी भूमि वहां पे कब्जा नहीं हुआ है, विदेश मंत्री कह रहे हैं कब्जा नहीं हुआ है। आप जाकिर नायक से पैसे ले रहे हैं जो नॉन आतंकी है, 50 लाख रुपए जाकिर नायक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से आप पैसे ले रहे हैं, तो गरीबी तो है ही है। और पिछले 12 साल से अगर ये 2 बेरोजगार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, अपनी उम्मीद बैठे हुए हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए बैठने के लिए, और जो भी हमारे मित्र कह रहे थे कि साहब हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे और हम 30 लाख नौकरियां दे देंगे, ये बात इन्होंने कर्नाटक में कही, कर्नाटक में जीत के आए। तो 56,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त भार जो कर्नाटक सरकार पे पड़ा, उसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं कि नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट हमें पैसे दिलवा दे, हम बांटे ताकि। अरे पंजाब की सरकार सबसे ज्यादा डेट में है, जो कर्जदार है, दूसरे नंबर जो 53% है, और दूसरे नंबर पे 48% जो है डेट टू जीडीपी रेशियो है राजस्थान सरकार का। और जो बलात्कार की बात कर रहे हैं, रेप कैपिटल राजस्थान है, उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का कार्य हुआ है, इंडिया टुडे ने 2022 के 21 दिसंबर के इशू में 51 नंबर पेज पे लिखा है कि साहब मोस्ट इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में। लास्ट 2 मिनट का वक्त है मेरे पास, सब लोग अपने अपने भारतीय जनता पार्टी को छल कपट और झूठ की राजनीति कर जनता को गुमराह करना आता है। इस बार जनता इनके झूठ की राजनीति में नहीं फंसेगी। मैं 2 सेकंड और लूंगा आपके, 2 मिनट। अभी बोल रहे थे मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा। अरे वो मोदी जी ने तो वादा किया था लोगों से, कितने किसान की आय दुगनी होगी, किसके अकाउंट में 15 लाख आ गए। वो बहनों का क्या हुआ जिनको सिलेंडर मिल रहा था होली दिवाली में? अरे उनका क्या हुआ जिनको 75वें स्वतंत्रता दिवस में अपना मकान मिल रहा था? ये सब वादे तो मोदी जी ने किए थे, ये सब बातें मोदी जी ने। आज महंगाई इतनी हो गई है कि 90% लोग क्रेडिट कार्ड पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, कर्ज में डुबा दिया गया। लास्ट कमेंट। देखिए, जब अटल जी थे तो इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी हुआ करता था। अब मोदी जी आए हैं तो इसका नाम बहुत झूठी पार्टी हो गया है। बड़ी सुन लीजिए ना भाई साहब, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार जबरदस्त पार्टी हो गया है और तरह तरह के नाम, और जनता ने निकाले हैं ये नाम। आज मोदी जी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची हुई है। ये कर्जे की बात कर रहे थे भाई, 70 साल में 50 लाख कर्जा था, आपने 10 साल में 150 करोड़ कर्जा कर दिया। उसका जवाब कौन देगा देश में? ठीक है ज्ञानेश जी, जाते जाते लास्ट कमेंट आपसे, क्या मोदी फैक्टर नहीं है? क्या मोदी का चेहरा नहीं है? क्या उस पर जनता वोट नहीं करती? क्योंकि जितने ओपिनियन पोल्स किए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, उनमें सब जगह मोदी फैक्टर नाम पर अच्छे खासे % लोगों ने हामी भरी है। नहीं, मोदी फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। और दूसरी बात, जितने भी मुद्दे उठाए हैं उससे लगता है कि नाराजगी है, लेकिन आप याद रखिएगा 2019 के चुनाव के पहले नोटबंदी आई थी, लोग काफी नाराज थे, दुखी भी थे, लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट दिया। तो मोदी फैक्टर है। अब वो जो नाराजगी है, अगर गुस्सा में कन्वर्ट होता है वोटर्स का मन, तभी बदलाव होगा। नाराजगी है मोदी सरकार से, लेकिन मोदी फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में इस वक्त अभी मोदी फैक्टर रहेंगे। चलिए, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और नोएडा की जनता का भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गौतम बुद्ध नगर से चुनाव एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल चुनाव एक्सप्रेस पहुंचेगी अलीगढ़, वही होगी आपसे मुलाकात। आप भी होइए शामिल, चर्चा में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने सवाल उठाइए। चुनाव एक्सप्रेस कल अलीगढ़